आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सबको पता है प्रदेश का जो सियासी पारा है वो परवान पर है। क्या मीडिया और क्या सोशल मीडिया, हर जगह बिहार चुनाव की ही चर्चा है। हम भी इस पर बात करेंगे, मगर आज नहीं। आज मैं बात करूंगा दक्षिण के एक राज्य की, जहां चुनाव तुरंत तो नहीं है, हाँ चुनाव की ज़मीन तैयार हो रही है। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। वहाँ अगले साल अप्रैल और मई महीने में चुनाव प्रस्तावित हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो लंबा वक्त है, फिर इसकी बात क्यों? तो आपको बताऊं कि पिछले दिनों तमिलनाडु की जो सत्तारूढ़ पार्टी है AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं EPS यानी एडापड़ी के पलनीस्वामी को एक बार फिर से पार्टी ने CM कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। तो हम बात करेंगे इस घोषणा के मायने की। आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं। मेरा नाम कुमार केशव है और इस शो का नाम है पॉडकास्ट, जिसमें हम किसी भी विषय पर थोड़े विस्तार से बातचीत करते हैं। तो आज जो मेहमान मेरे साथ हैं उनका नाम D सुरेश कुमार है। आप एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार के एडिटर हैं, चेन्नई बेस्ड हैं और तमिलनाडु की राजनीति पर करीबी निगाह रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि तमिलनाडु की जो सत्तारूढ़ पार्टी है AIADMK, उसने पलनीस्वामी को ही फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों बनाया है? अच्छा, इसका कारण ये है कि पिछले 3.5 साल से पलनीस्वामी यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी वो थोड़ा पॉपुलर फेस बन गए हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, यानी कि सब लोग उनको पहचान सकते हैं आसानी से। और यदि उन्हें इन्होंने सामने नहीं रखा, CM कैंडिडेट नहीं रखा और उनके बजाय शायद पनीरसेल्वम या और किसी को रखते, तो अपोजिशन को ये काम आसान हो जाता। वो बोलते कि पलनीस्वामी ने मुख्यमंत्री पद सही से नहीं निभाया और उनकी सरकार सही नहीं थी, इसलिए उनको हटाया गया और किसी और को नियमित किया गया है। तो इसी कारण से उन्होंने सोचा कि जो एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है 3.5 साल से और परिचित हुए हैं जनता से, तो उन्हीं को सामने रखने से एक तो ये एक ऐसा इंप्रेशन देगा कि AIADMK की सरकार जो है वो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो सरकार चलाया है वो अच्छी तरह से चलाया है और उसमें से एक ये लीडर जो है ये कॉन्फिडेंट लीडर है, तो इनको सामने रख के जनता के सामने हम चाहे। तो यही कारण है कि पलनीस्वामी को रखा है। और ऊपर से आप देखेंगे तो AIADMK का जो भीतर में उनका इंटरनल इक्वेशन आप देखेंगे तो उसमें भी पलनीस्वामी का हाथ बहुत मजबूत है। ज्यादा सपोर्टर्स उनके ही है अभी कैबिनेट में और पनीरसेल्वम को उतना सपोर्टर्स नहीं है पार्टी में। तो इसी कारण से पनीरसेल्वम ने भी मान लिया कि एडप्पाडी पलनीस्वामी को हम CM कैंडिडेट बनाते हैं 2021 इलेक्शन के लिए भी। अच्छा, जयललिता के निधन के बाद पहली बार AIADMK विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी जयललिता की गैर मौजूदगी में पहली बार पलनीस्वामी का चेहरा रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। तो इससे पलनीस्वामी का जो कद है अपना, वो अपनी पार्टी में और प्रदेश की राजनीति में कितना बढ़ जाएगा? अपने पार्टी में AIADMK के अंदर तो जरूर पलनीस्वामी का हाथ तो बहुत अभी मजबूत हो गया है, क्योंकि AIADMK 40 साल पार्टी है यहाँ पे और वोट परसेंटेज में आप देख लें तो जयललिता के निधन से पहले वो यहाँ का सबसे लार्जेस्ट पार्टी था वोट शेयर में। तो इतना बड़ा पार्टी का जब एक नेता करके इनको CM फेस करके रखते हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट करके, तो जरूर वो एक हॉनर है इनको, क्योंकि ये एक पार्टी है जो MGR ने शुरू किया था। इस पार्टी को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर जयललिता जैसे नेता यहाँ पे ये पार्टी को लीड कर रहे थे। अब इतना बड़ा पार्टी को एडप्पाडी पलनीस्वामी अगले चुनाव में वो लीड करेंगे, तो जरूर डेफिनेटली उनको पर्सनली ये बहुत बड़ा एक निर्णय है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनको मिला है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो वो अभी उनका स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा DMK के MK स्टालिन के साथ, क्योंकि वो DMK एक दूसरा बड़ा पार्टी द्रविडियन पार्टी है। बाकी सब तो छोटे मोटे पार्टी है, पे किसी को अपने आप कोई बल नहीं है यहाँ पे। तो स्ट्रेट AIADMK वर्सेस DMK बैटल में अभी एडप्पाडी पलनीस्वामी स्ट्रेट अवे स्टालिन का सामना करेंगे और ये जो जनता है उनको भी अभी एक क्लैरिटी आया होगा कि अब दो पार्टी है तमिलनाडु में प्रधान रूप से, और वो दोनों द्रविडियन पार्टी है और इस तरफ है स्टालिन, उस तरफ है पलनीस्वामी। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होगा।
इससे मिलता जुलता ही एक सवाल ये है कि एमजीआर हों या जयललिता, ये मास लीडर रहे, इनकी फैन फॉलोइंग जो थी बड़ी तगड़ी थी, तो इन दोनों नेताओं के बरक्स आप पळनिस्वामी को कहाँ पाते हैं? जब आप पळनिस्वामी जी को आप एमजीआर या जयललिता के साथ तो बिल्कुल उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन दोनों का लीडरशिप तो अलग था। वो दोनों बिल्कुल। तमिलनाडु के लीडर नहीं थे। जयललिता और एमजीआर तमिलनाडु के लीडर थे, बिल्कुल नेशनल लीडर्स थे। वो ऐसे लीडर्स थे जो कि प्रधानमंत्री को, जो कोई भी प्रधानमंत्री है उनके सामने इक्वल बन के बात कर सकते थे। कोई भी पॉलिटिकल इश्यू हो, वो तो नेशनल अलायंस में रह चुके हैं, इतना बड़ा उनका तो बल था। तो उसे कंपेयर करते समय आप पळनिस्वामी को देखेंगे तो वो ही विल पेल इनटू शैडो, राइट। लेकिन अभी तो यहाँ पे तो तमिलनाडु में ऐसा है कि करुणानिधि भी नहीं रहे हैं डीएमके में, और यहाँ पे जयललिता नहीं रहे। तो अभी ऐसा ही देखा जाएगा कि ये पार्टी जो है अभी कैडर से चलेगी, एडीएम के जो यहाँ पे 40 साल से ये पार्टी में जो कैडर्स है, जो कि आम पार्टी वर्कर्स जो हैं, उनका बल, उनका जो शक्ति है, इसी से पळनिस्वामी को शक्ति मिलेगा। उनको यानी कि पळनिस्वामी अपने आप जाके जनता के सामने खड़े होके यदि वो एक भाषण देंगे तो भी शायद 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे। यही कैडर्स जो है, पार्टी के जो कैडर्स है, जो 40 साल से हैं, वही एडप्पाडी पळनिस्वामी को सपोर्ट दे सकते हैं। और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, उसी बल पे पळनिस्वामी जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, अपने हिसाब से नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो नया सेटअप तैयार हुआ है कि ईपीएस यानी पळनिस्वामी जो हैं वो सीएम कैंडिडेट होंगे, और इस बात की घोषणा भी ओ पनीरसेल्वम ने की थी, तो इस नए अरेंजमेंट में आप ओपीएस और उनकी निजी राजनीति को कहाँ देखते हैं? ओपीएस ने एक बहुत बड़ी गलती की 3 साल पहले, जब वो अपने फैक्शन जो हेड कर रहे थे, एडीएम के फैक्शन जो वो लीड कर रहे थे, जब उसे उन्होंने पळनिस्वामी फैक्शन के साथ मर्ज किया, तब उस समय उन्होंने ये गलती की कि वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु में, और 2 बार उनको नियमित किया था जयललिता ने, और 1 बार शशिकला ने नियमित किया। और जब ये मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब एडप्पाडी पळनिस्वामी तमिलनाडु कैबिनेट में भी ये नहीं शामिल थे। और जब दूसरी बार जयललिता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, तब एडप्पाडी पळनिस्वामी जो थे वो इनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर थे। तब ऐसे होते समय इन्होंने जब चौथी बार जब ये मर्ज हुआ, तीसरी बार इन्होंने रिजाइन कर दिया सीएम पोस्ट से। फिर बाद में जब अपना पक्ष को इनके ये जाके पळनिस्वामी पक्ष के साथ जब मर्ज किया, तब उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपने आपके जो कैबिनेट में जूनियर है उनके नीचे आप जाके सर्व करने के लिए तैयार हो गए। तो जनता को ऐसा लगा कि ये पनीरसेल्वम अपने आप जो सेल्फ ग्रोथ है उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने जाके उप मुख्यमंत्री का पद को इन्होंने संभाला। यदि ये नहीं करते और इंसिस्ट करते कि एडप्पाडी पळनिस्वामी से, यदि ये उस दिन 3 साल पहले बोलते कि आप मुख्यमंत्री रह जाइए लेकिन पार्टी को मेरे पास दे दीजिए, मैं पार्टी को लीड करता हूं, ऐसे बोलते तो आज उनका हाथ बहुत मजबूत होता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अभी तो ये जो सेकेंडरी रोल ये खेल रहे हैं, इसी सेकेंडरी रोल में इनको पार्टी में अभी आगे बिताना है। यदि 2021 इलेक्शन में एडप्पाडी पळनिस्वामी हार गए, तब शायद पनीरसेल्वम बोल सकते हैं कि आपको एक मौका दिया गया था, आपने उसको वो मौका खो दिया है अभी, तो अभी मेरे को एडीएमके का लीडर बनाइए करके तब बोल सकते हैं। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता और चुनाव का रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तब तक जो पनीरसेल्वम का रोल है वो सिर्फ सेकेंडरी रोल होगा। क्योंकि पार्टी में भी आप देखेंगे तो एडप्पाडी पळनिस्वामी कोऑर्डिनेटर है, पनीरसेल्वम कोऑर्डिनेटर है और एडप्पाडी पळनिस्वामी को कोऑर्डिनेटर है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। जो फॉर्म बी में जो साइन करते हैं, जब टिकट्स देते हैं पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए, तब दोनों का सिग्नेचर उसमें चाहिए, दोनों दस्तखत करना है उसमें। तो इक्वल टर्म्स में है पार्टी में। गवर्नमेंट में पळनिस्वामी नंबर 1 है और पनीरसेल्वम नंबर 2 है, लेकिन पार्टी में पनीरसेल्वम और पळनिस्वामी दोनों एक ही इक्वल पोजीशन में है, कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर करके। तो इन्होंने अभी सेकेंडरी रोल एक्सेप्ट कर दिया है, तो कम से कम चुनाव का रिजल्ट आने तक इनको सेकेंडरी रोल ही प्ले करना होगा। इसका मतलब ओपीएस अभी वेट एंड वॉच मोड में रहकर चुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे और फिर अपना सियासी दांव चलेंगे।
सुरेश जी, अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे शशिकला के बारे में, उनकी जेल से रिहाई के बाद जो उत्पन्न होगी परिस्थितियां उसके बारे में और तमिलनाडु में बन रहे नए सियासी समीकरणों के बारे में। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार और हम उनसे बात कर रहे हैं तमिलनाडु और खासकर AIADMK की राजनीति पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि AIADMK जो है उसने ई पलनीस्वामी को CM कैंडिडेट क्यों बनाया, चुनावों में पनीर सेल्वम की क्या भूमिका होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुरेश जी, आपने बातचीत के क्रम में शशिकला का जिक्र किया, तो शशिकला जो है फिलहाल जेल में हैं और कुछ दिनों में जेल से रिहा होने वाली हैं, तो उनके बाहर आने से उनकी पार्टी और स्टेट पॉलिटिक्स में क्या बदलेगा? क्योंकि AIADMK की पार्टी जो है उसको चलाने की जिम्मेदारी 11 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी के पास है और जहाँ तक मेरी जानकारी है AIADMK के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी किसी समिति का जिक्र शायद नहीं है। तो शशिकला के आने के बाद क्या ये जो अरेंजमेंट है बरकरार रहेगा या इसे भंग कर दिया जाएगा? नहीं, वैसे तो आपका पहले स्टीयरिंग कमेटी के बारे में बोल देता हूं मैं। ये जो स्टीयरिंग कमेटी जो है, इसको जो आप लेजिटिमेसी देना चाहते हैं वो तो पार्टी का बायलॉ अमेंड करके दे देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी इनको। क्योंकि वैसे पहले देखते तो जब शशिकला जेल जाने के पहले वो AIADMK के इंटरिम जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद जब एडपाडी पलनीसामी और पन्नीरसेल्वम फैक्शंस मर्ज हुए, तब उन्होंने पार्टी का बायलॉ अमेंड करके जनरल सेक्रेटरी पोस्ट को अबॉलिश कर दिया। तो अभी वो पार्टी में सिर्फ है प्रेसिडियम चेयरमैन एक पोस्ट है और कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर का है। तो इसी तरह अभी स्टीयरिंग कमेटी भी एक बन जाएगा और ये स्टीयरिंग कमेटी जो है अपने आप कुछ तो नहीं करेगा। ये जो पलनीसामी और पन्नीरसेल्वम जो बोल रहे हैं उसकी ये लोग मार्गदर्शक हो गए वो स्टीयरिंग कमेटी के, ऐसा ही मैं देख रहा हूँ उसका। तो ये मार्गदर्शक रहेंगे और स्टीयरिंग कमेटी उसके हिसाब से ही चलेगा। और स्टीयरिंग कमेटी में आप देखेंगे तो 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि पलनीसामी के सपोर्टर्स है वो है, तो वहां भी पलनीसामी का हाथ बढ़ा हुआ है। जब शशिकला जेल से निकलेंगी, वो तकरीबन जनवरी या फरवरी 2021 में तो होने वाला है, वो निकलेंगे जेल में। और जेल से बाहर आने के बाद यदि वो अपने आप के लिए एक राजनीतिक रोल डिसाइड करते हैं कि राजनीति में होना है, वो चुनाव तो नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है, तो अगले 6 साल के लिए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन फिर भी यदि राजनीतिक रोल AIADMK में कुछ करना चाहते हैं तो उसका असर तो जरूर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। क्योंकि शशिकला का तो एक ऐसा है कि वो जो कम्युनिटी है उनका मुक्कलतूर कम्युनिटी है, तो देवर करके बोलते हैं, वो एक OBC ग्रुप है, यहाँ पे काफी पावरफुल है। और जब से शशिकला और जयललिता दोस्त बने तब से आप देखेंगे तो करीब 20-25 साल के लिए ये देवर्स जो है वो AIADMK के सपोर्टर्स लगे हुए हैं। तो AIADMK का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल वोट बैंक है ये देवर्स, और दूसरा ट्रेडिशनल वोट बैंक है पलनीसामी का काउंटर कम्युनिटी का, वो भी OBC कम्युनिटी है। लेकिन पलनीसामी का जो OBC कम्युनिटी काउंटर कम्युनिटी है वो वेस्टर्न तमिलनाडु में है, और जो शशिकला OPS का देवर कम्युनिटी का सपोर्ट है वो दक्षिण तमिलनाडु में है। तो वहां पे काफी स्ट्रांग है। अभी भी आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से 3-3.5 साल से जो कोई भी मिनिस्टर्स जो देवर कम्युनिटी वाले हैं उन्होंने ज्यादातर शशिकला के खिलाफ पब्लिक में कुछ नहीं बोला। पार्टी के अंदर भी उन्होंने ज्यादातर कुछ नहीं बोला। उन्होंने मान लिया कि एडपाडी पलनीसामी लीड करेंगे और कैबिनेट में हम मंत्री बने रहेंगे, तो वो तो मान लिया, लेकिन शशिकला के खिलाफ नहीं बोले। और अभी भी हमें मालूम है कि कुछ 4-5 मंत्री ऐसे हैं जो शशिकला के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी का टिकट इनके वजह से मिला था। जब जयललिता थी तब भी शशिकला के वजह से और शशिकला के जो रिलेटिव्स थे उनके वजह से उन्हें पार्टी का टिकट मिला था।
तो वो ओल्ड लॉयल्टीज तो रहेंगे। और यदि शशिकला ने पॉलिटिकल रोल मान लिया अपने लिए, कुछ राजनीतिक रोल ले लेते हैं, तब आप देखेंगे तो उनके जो नेव्यू टीटीवी दिनकरन है, उन्होंने अपना पार्टी लॉन्च किया एएमएमके करके, जो कि एडीएमके से स्प्लिट होके बनाया गया था, अम्मा मक्कल मुन्नेट्रे कड़गम करके बोलते हैं उसको। तो 2019 में उन्होंने इंडिपेंडेंट सिंबल में कंटेस्ट किया सारे के सारे तमिलनाडु में, और 5% वोट पाए हैं उन्होंने। 5% ज्यादा होता है, क्योंकि ये 5% से कोई जो दो मुख्य पार्टी से उनका जो विक्ट्री मार्जिन इससे कम हो सकता है, या ये कभी कभी विक्ट्री में उनका डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं विक्ट्री और डिफीट के बीच। तो ये 5% वोट एएमएम के पास है। तो यदि शशिकला बाहर आने के बाद एएमएम के एडीएमके में कुछ रीअलाइनमेंट होता है या मर्ज होता है, यदि ऐसे मर्ज होगा तो टीटीवी दिनकरन का उसमें क्या रोल होगा, ये सब प्रश्न तब निकलेंगे। ठीक बात, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। मगर सुरेश जी, तमिलनाडु चुनाव में करीब 6 महीने का समय है, और 6 महीने का समय जो है राजनीति में लंबा वक्त होता है। फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी से अगर देखें, अभी आप एआईएडीएमके को कहाँ देखते हैं? क्या एआईएडीएमके अभी ड्राइवर सीट पर है? क्या कहता है आपका आकलन? आज के हिसाब से आप देखेंगे तो एडीएमके ड्राइवर सीट में नहीं है। ड्राइवर सीट में नहीं है क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ऊपर से उनका स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं है, मास लीडर्स नहीं है। अभी जो पॉपुलर लीडर्स है वो जनता से परिचित हुए बहुत महत्वपूर्ण लीडर्स तो वहां पे नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो डीएमके में जो है उनके प्रेसिडेंट है एमके स्टालिन। एमके स्टालिन करुणानिधि के बेटे होने के नाते उन्हें कम से कम 20-30 साल के लिए उनको जनता से परिचय हुआ है उनका। और वो चेन्नई के मेयर रह चुके हैं स्टालिन जी। चेन्नई के मेयर होने के नाते उन्होंने बहुत सारे जो पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स कहते हैं, जैसे फ्लाईओवर बनाया जिसमें से जो जनता देख सकती है, ऐसा प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है। और सिमिलरली वो इसके पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं स्टालिन पिछले डीएमके के रूल में। तो वो ज्यादा फेमिलियर फेस है कंपेयर टू एडप्पाडी पळनिसामी। और ऊपर से आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि पिछले 9 साल से एडीएमके यहाँ पे पावर में है, तो जरूर जनता की भी फटीग होती है, क्योंकि एक पार्टी बहुत सालों से जब रूल करती है तो थोड़ा बहुत तो फटीग हो जाता है। इसी फटीग के वजह वो अपने पिछले 2019 इलेक्शन में एडीएमके का वॉश आउट हुआ था। तो उसको देखते समय ये नहीं कह सकते कि एडीएमके ड्राइवर सीट में है। जरूर इनको टफ फाइट करना पड़ेगा, अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और ऊपर से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसा अलायंस फॉर्म होता है। क्या यही अलायंस रहेगा? और यदि यही अलायंस रहेगा दोनों साइड में, डीएमके और एडीएमके में, यदि यही अलायंस ले गया तो डीएमके को एडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एडीएमके बीजेपी से जो अलायंस रखा है गठबंधन, उससे थोड़ा अनपॉपुलर है लोग, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में बीजेपी बहुत अनपॉपुलर पार्टी है। तो ये अलायंस कंटिन्यू होगा तो ये एडीएमके को नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए ये देखना कि कैसा रीअलाइनमेंट होता है। ऊपर से हमें और एक चीज भी मन में रखना है, वो रजनीकांत जो कि यहाँ के मशहूर फिल्म कलाकार है, सुपरस्टार है, यदि वो राजनीति में आते हैं और अपना पार्टी यहाँ पे वो लॉन्च करके अपने कैंडिडेट्स को शामिल करते हैं, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो जब वो आएगा, वो आके यदि 8 से 10%, यही हमारा प्रोजेक्शन है, यदि 8 से 10% वोट्स रजनीकांत के पार्टी ले लिया तो एडीएमके को एफर्ट करेगा वो बहुत ज्यादा, डीएमके से ज्यादा एडीएमके को एफर्ट होगा उस समय। मेरा अगला सवाल इसी पर था कि ये जो तमिलनाडु में बन सकते हैं नए समीकरण, आपने रजनीकांत का जिक्र किया, कमल हासन भी हैं और भी कई लोग हैं। बीजेपी ने एक नए चेहरे को पार्टी में जगह दी है, जिसको लेकर इधर नॉर्थ की मीडिया में काफ़ी क्रेज रहा। उन्हें सिंघम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। मैं आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि तमिलनाडु में जो नए पॉलिटिकल इक्वेशंस बन रहे हैं, जो नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उनसे एआईएडीएमके को कितना फ़ायदा होगा या और डीएमके को कितना फ़ायदा होगा? अभी बीजेपी तो तमिलनाडु में अभी भी एक छोटा सा पार्टी है। अभी भी वो अन्नामलाई आ चुके हैं, 1-2 लीडर्स डीएमके से वहां पे गए हुए हैं, सब कुछ एडीएमके के लीडर्स भी वहां पे बीजेपी में शामिल हुए हैं अभी। लेकिन फिर भी अभी भी वो छोटा पार्टी है और अनपॉपुलर पार्टी है। लेकिन
वो बीजेपी के जो नेशनल लीडरशिप है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक दलित को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है। ये दूसरी बार बीजेपी तमिलनाडु में एक दलित प्रेसिडेंट है, और ये जो दलित प्रेसिडेंट है ये दलित में जो और भी शोषित होते हैं उसमें एक सब कैटेगरी है अरुंधतियर करके, उस कम्युनिटी से इन्होंने एल मुरुगन को प्रेसिडेंट डाला है। तो उनको डालने के बाद थोड़ा सा तो ट्रैक्शन आया है, दलित को ये लगता है कि ये बीजेपी ब्राह्मण पार्टी नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक इंप्रेशन था कि बीजेपी एक फॉरवर्ड क्लास का पार्टी है। तो अभी तो ये तो लोग मान लिए कि यहाँ पे एक दलित प्रेसिडेंट है, तो थोड़ा ट्रैक्शन वहां पे आ रहा है। और अन्नामलाई को आए हैं तो वो एक तो है बात है ना कि अन्नामलाई जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्होंने बहुत यंग एज में रेजिग्नेशन दे दिया और पार्टी में शामिल हो गया और वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो अन्नामलाई अपने आप तो कुछ मास लीडर तो नहीं बन सकते, लेकिन जो युवा है, जो युवक यहाँ पे है, उनको तो थोड़ा वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर ने अपना इस्तीफा देके वो बीजेपी में आए तो जरूर मोदी जी में कुछ तो कमाल है करके सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रैक्शन उसमें आ सकता है, लेकिन ये इतना नहीं है कि बीजेपी अपने आप इलेक्शन लड़े और बड़ा इम्पैक्ट कर दे। तो बीजेपी को जरूर और पार्टीज के सपोर्ट चाहिए होंगे। तो अभी बीजेपी तो अपना अलायंस फॉर्म करने के लिए देख रहे हैं। वो ये सिर्फ यही नहीं कि वो एडीएमके का अलायंस में रहेंगे, वो ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यदि रजनीकांत पार्टी लॉन्च करेंगे तो शायद कोई थर्ड फ्रंट उसमें फॉर्म कर सके या ना। तो आइडिया ये है कि यदि थर्ड फ्रंट फॉर्म हो जाए तो वोट स्प्लिट कर दो आप, और वोट स्प्लिट करके यदि शायद 15 या 20% वोट आप स्प्लिट कर देंगे थर्ड फ्रंट में, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे डीएमके या एडीएमके को पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो सिंपल मेजॉरिटी मिल सकता है या हंग हाउस आ सकता है। ये उनका प्लान है। तो इसके हिसाब से बीजेपी अपना जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो कर रहा है अभी। लेकिन एडीएमके और डीएमके यहाँ पे अभी तक प्रधान पार्टीज है, उनका यही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वेल रन मशीनरी है। छोटे छोटे पार्टीज आ रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पार्टीज अपने आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यदि सारे छोटे पार्टीज इकट्ठा हो तब यहाँ पे थर्ड फ्रंट में कुछ इंपैक्ट हो सकता है। जैसे कि हमने देखा 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उस समय डीएमके एडीएमके ऑलमोस्ट अकेले खड़े हुए थे अपने आप, और बीजेपी डीएमडीके पीएमके इनका एक अलायंस बना था, और उस अलायंस का इंपैक्ट ऐसा था कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद डीएमके थर्ड प्लेस में पुश किया था, तीसरे प्लेस को पुश कर दिया। तो ऐसा इंपैक्ट हो सकता है। तो आपको ये रीअलाइनमेंट होने के बाद ही हम इसके बारे में और बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों नई शिक्षा नीति जो आई थी, केंद्र सरकार लेकर आई थी, तो थर्ड लैंग्वेज के इश्यू को लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी के जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी सी खटास आती दिखी थी। तो क्या ये जो दरार, एक तरह से कह सकते हैं इसको, जो मनमुटाव था दोनों पार्टियों के बीच, इतना बड़ा है कि आगामी जो चुनाव है उसमें दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो जाएं? अभी तो इसमें तो इतना तो नहीं हुआ कि ये दोनों एनिमीज बन गए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी अच्छी तरह जानता है कि तमिलनाडु में आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो किसी भी हालत में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एडीएमके ने भी वही किया है। एडीएमके ने क्या किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2020 उसको पूर्ण रूप से उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ उसमें से एक अंग जो है, यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी है, उसी में उन्होंने बोला कि हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे। और जैसे उन्होंने ये बोला तब बीजेपी के लीडरशिप भी नहीं, इवन एजुकेशन मिनिस्टर भी क्या बोले थे कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन वो तो स्टेट्स के ऊपर है, राज्य अपना अपना निर्णय ले सकता है इसमें, उनको 2 लैंग्वेज करना है तो 2 लैंग्वेज कर सकते हैं। और एनईपी में इन्होंने तमिलनाडु ने क्या किया है, अभी सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज तो उसको 100% रिजेक्ट कर दिए, लेकिन एडीएमके ने क्या किया, उन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गवर्नमेंट ने, और बोले कि ये कमिटी जो इसको स्टडी करेगा और हमें रिकमेंडेशन देगा, उसके हिसाब से हम सेंटर को बताएंगे कि क्या चेंजेस चाहिए इसमें। तो इन्होंने पूर्ण रूप से उसको रिजेक्ट नहीं किया है। ऐसे ही देखेंगे तो आप ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन का मामला जो है, उसमें सेंटर ने बोल दिया कि आप सब स्टेट्स बोरो कर लो। तो तमिलनाडु ने इनिशियली चीफ मिनिस्टर एडपाडी पळनिसामी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, सेंटर को बोरो करके हमें देना है, हम नहीं बोरो करेंगे।
लेकिन पिछले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में तमिलनाडु ने बोल दिया ठीक है भाई, हम भी ले लेते हैं, ये ऑप्शन 1 ले लेते हैं, इसमें बोरो कर लेते हैं पैसा भी, जीएसटी कॉम्पोजिशन। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये एडीएमके भी यहाँ पे जानते हैं कि वो पूर्ण रूप से बीजेपी को अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके भी ज्यादातर केसेस है यहाँ पे, तो उन्हें मालूम है कि सेंटर जब पावरफुल पार्टी होता है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है करके। तो ये दोनों पार्टी अंडरस्टैंडिंग में है, लेकिन मेरे को कुछ एडीएमके नेता ने ये बोला है कि वह चाहते हैं कि बीजेपी से रिश्ता टूटे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीजेपी से हमें कुछ फायदा नहीं है। यदि बीजेपी और हमारा गठबंधन होता है तो हम बीजेपी को अपने कंधे पे उठा के ले जाना है, इतना वो है हमारा बैगेज एक तरह से, फायदा नहीं है, वी हैव टू कैरी देम ऑन आवर शोल्डर्स। तो इसलिए कुछ एडीएमके नेता चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए तो अच्छा है, ताकि वो अपने आप और कुछ अलायंस लीड कर सके। लेकिन चुनाव में पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था 2019 में। इनिशियली लगा कि बीजेपी और एडीएमके का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन लास्ट मिनट में हो गया। और वैसे आपने पीएमके को देखा, पीएमके तो एडीएमके के लीडर्स को गाली दे रहा था, यानी गाली माने सही रूप से वो पॉलिटिकली बहुत गाली दे रहे थे, लेकिन इकट्ठा हो गया जब इलेक्शन चुनाव आया तो बीजेपी तो के नेता पहले बोल रहे थे कि तमिलनाडु में हमारा ये लक्ष्य है कि ये जो द्राविड़ कड़गम जो बोलते हैं, कड़गम पार्टीज, तो इन दोनों टीएमके एडीएमके के अलावा कोई और पार्टी आना है, यही हमारा इच्छा है करके यहाँ के नेता बोल रहे थे। लेकिन फाइनली उन्होंने एडीएमके का अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है यार। चलिए सर, आपने बहुत सारी बातें बताई तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में, काफ़ी कुछ जानने को मिला। हम आगे भी आपसे जानते रहेंगे और तमिलनाडु के जो चुनाव हैं उन पर आपसे बातचीत होती रहेगी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार, जिनसे हमने तमिलनाडु के चुनाव को लेकर बातें की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। मैं दोहरा रहा हूँ, हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आप हमारे पॉडकास्ट आज तक रेडियो के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।